हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आरसीसी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, यानी कि रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट के कुछ क्वेश्चन हैं। और सिविल जेई का कोई भी पेपर हो, आरसीसी के क्वेश्चन भी उसमें पूछे जाते हैं। चाहे आपका कंक्रीट के लिए जो हम कोड यूज करते हैं उससे क्वेश्चन हो, या आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो, या आपके कंक्रीट डिजाइन से संबंधित क्वेश्चन हो, इनसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। कम से कम हर एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इन क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, जिससे जब भी अगला वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। और वीडियो को आप कर दीजिएगा अभी लाइक, क्योंकि आपके लाइक करने से हम मोटिवेट होते हैं और अच्छे वीडियो लाने के लिए। अगर आप मुझे सोशल मीडिया ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर मुझे ट्विटर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कंक्रीट की डिजाइन के लिए किस भारतीय मानक कोड का इस्तेमाल होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए IS 456। और कहीं कहीं पर इसका नाम IS 456 2000 भी होता है, और इसका जो रिवाइड वर्जन है वो IS 456 2007 है, जो थर्ड वर्जन है। तो अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पर IS 456 2000 या IS 456 2007 मिले तो समझ लीजिए वो IS 456 कोड है। अगला क्वेश्चन है, अभिलाक्षणिक सामर्थ्य के लिए कंक्रीट प्रदर्श की न्यूनतम सामर्थ्य होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा 95%। कंक्रीट की अभिलाक्षणिक सामर्थ्य वह सामर्थ्य होती है जिसकी न्यूनतम 95% जांच प्रतिदर्श पुष्टि करे और केवल 5% तक ये सामर्थ्य दर्शाने में विफल रहे। अभिलाक्षणिक सामर्थ्य के लिए हम कंक्रीट के क्यूब बना लेते हैं और इनकी 7 दिन, 21 दिन और 28 दिन के हिसाब से तराई करते हैं। उसका क्यूब की 7 दिन बाद, 21 दिन बाद और 28 दिन बाद सामर्थ्य ज्ञात करते हैं। और जो क्यूब बनाते हैं उसकी डायमेंशन जो हम रखते हैं वो 150 mm रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंक्रीट स्लैब में सिकुड़न से क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तनन में दरारें पड़ जाती हैं। अगर सिकुड़न होगी तो तनन में क्या होगा, दरारें पड़ जाएंगी नीचे से, उसमें ऊपर की तरफ दरारें पड़ना शुरू हो जाएंगी। हमारी जो स्लैब होती है उसके अंदर बलसून रेखा होती है, उसके नीचे की तरफ तनन प्रतिबल उपजता है और ऊपर की तरफ संपीड़न प्रतिबल होता है। और जो तनन प्रतिबलों से तनन प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसके लिए हम इस्पात की छड़ों का प्रबलन देते हैं। अगला क्वेश्चन है, धरन की बलसून रेखा पर प्रतिबलों का मान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0। सुतालेप में धरन में ऊपरी भाग संपीड़न में तथा निचला भाग तनन में होता है, जबकि प्राप्त धरन में जो होता है इसके विपरीत प्रतिबल उपजते हैं। और जो हमारी बलसून रेखा होती है उसमें प्रतिबल शून्य होते हैं, और हम बलसून रेखा को उदासीन अक्ष भी बोलते हैं और इसका नाम क्रांतिक बलसून रेखा यानी कि क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस भी है। अगला क्वेश्चन है, एकल दैशिक स्लैब के अभिकल्पन के लिए छोटे व लंबे पार्ट का अनुपात होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2 से ज्यादा। जब कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से अधिक होती है तब एकल दैशिक स्लैब का अभिकल्पन किया जाता है। बरामदों की छतें और जो गलियारों की छतें होती है वो हमेशा एकल दैशिक स्लैब होती हैं। एकल दैशिक स्लैब जो होती है उसमें न्यूनतम पार्ट लिया जाता है और न्यूनतम पार्ट पर अधिकतम बंकन आघूर्ण का मान ज्ञात किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, धरन के अभिकल्पन में अति प्रबलित खंड में इस्पात कहां पर डाला जाता है? मुझे उम्मीद है इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धरन के निचले सिरे पर। जो हम इस्पात डालते हैं वो हम तनन प्रतिबलों को रोकने के लिए डालते हैं, यानी कि तनन जो प्रतिरोध होता है उसको कम करने के लिए, क्योंकि हमारी जो कंक्रीट होती है वो संपीड़न में बहुत स्ट्रांग होती है लेकिन तनन में कमजोर होती है। इसलिए हम तनन सामर्थ्य बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, उसमें इस्पात की छड़ों का प्रयोग करते हैं। और इस्पात की छड़ें हम कहाँ डालते हैं? निचले सिरे पर, यानी कि जो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है उससे नीचे की तरफ बॉटम में डालते हैं। लेकिन कैंटिलीवर के केस में क्या होता है, सेम उल्टा होता है। हम जो तनन छड़े डालते हैं वो हमेशा ऊपर डालते हैं, ऊपरी सिरे पर डालते हैं, क्योंकि उसमें जो तनन प्रतिबल होते हैं वो ऊपर की साइड से होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कैंटिलीवर धरन की मुख्य तनन छड़ों का बद्ध आलम्ब से स्तरण होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए LD + 10D। यहाँ पे जो LD है वो डेवलपमेंट लेंथ है और जो D है वो धरन की प्रभावी गहराई है। LD को विकास लंबाई भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंक्रीट में इस्पात के छल्लों के लिए किस व्यास की छड़ें प्रयोग की जाती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 mm से 12 mm तक की छड़ों का हम प्रयोग करते हैं। और जो हम इस्पात के उदगड़े छल्ले डालते हैं वो 1 टांग, 2 टांग और 4 टांग और 6 टांग के होते हैं। और 2 छल्लों के बीच जो हम अंतराल निकालते हैं वो उसके लिए फार्मूला होता है S = σSB × ASB × D/B, जहाँ पे S जो है वो आपका अंतराल है, σSB आपका प्रतिबल है, ESB आपका जो हमने एरिया इस्पात का डाला वो है आपका, और D जो आपकी वो प्रभावी डेप्थ है, धरन या बीम जो भी है आपका, और B जो आपका वो कर्तन बल है। तो इस फार्मूले से हम अंतराल निकाल लेते हैं छल्लों का। और कोड जो हमारा कहता है वो कहता है 0.75D या 300 mm। इन तीनों में से जो भी न्यूनतम होगा वही छल्लों का अंतराल रहेगा, या तो 75D या 300 या S का जो मान आएगा, जो भी तीनों में न्यूनतम होगा वही मान इसका रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एक प्रबलित सीमेंट कंक्रीट धरन में तनन प्रबलन का अधिकतम क्षेत्रफल हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0.04 BD।
एकल प्रबलित कंक्रीट धर्म में तनन प्रबलन का क्षेत्रफल जो होता है 0.04 बी इंटू डी होता है, यानी कि खंड का 4% तक लेते हैं, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे जो बी है वो खंड की चौड़ाई है और कैपिटल डी दे रखा है, इसलिए खंड की कुल गहराई है। अगर स्मॉल डी होता तो इफेक्टिव डेप्थ होती। अगला क्वेश्चन है, कंक्रीट में कर्तन प्रबलन के रूप में इनमें से दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्योंकि कंक्रीट में कर्तन प्रबलन के रूप में उदग्र छल्ले भी डालते हैं, नच छड़े भी डालते हैं, और हम संयुक्त रूप से उदग्र छल्ले और नच छड़े दोनों भी डालते हैं। तो ये हमारे कर्तन बल के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी चीजें हम डालेंगे इसमें। केवल उदग्र छल्ले डालेंगे या छड़ों को बेंट अप भी करेंगे, यानी नच छड़े जो बेंट छड़े उनको डालेंगे, या उदग्र छल्ले और नच छड़े दोनों को भी डालेंगे। अगला क्वेश्चन है, कर्तन प्रबलन में नच छड़ों को किस कोण पर मोड़ा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 45 डिग्री से 60 डिग्री के कोण पर मोड़ा जाता है। नच छड़ों को धन अक्ष के 60 डिग्री तक नत किया जा सकता है, परंतु ये 45 डिग्री से कम झुकी हुई नहीं होनी चाहिए। नॉर्मली हम 45 डिग्री पर ही मोड़ देते हैं। और जो हमारी बीम या स्लैब में दरारें पड़ती है वो हमेशा सेंटर पे 90 डिग्री की होती हैं। उसके बाद वो जो आपका सिरे होते हैं उनकी तरफ उनका कोण बढ़ता जाता है। तो जो हमारे सिरे पे पहुंचते वो 135 डिग्री तक का कोण बन जाता है दरारों के बीच। इसलिए हम क्या करते हैं, उसको कम करने के लिए 45 से 60 डिग्री तक हम नच छड़ों को मोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक विशिष्टियों के अनुसार कंक्रीट की किस आर्द्रता तक तराई करनी चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 90%। स्थिर हुई कंक्रीट की कुछ अवधि तक पानी छिड़कते रहते हैं, और आईएस कोड के अनुसार 90% आपेक्षिक आर्द्रता में कंक्रीट की जो तराई है वो करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, आईएस 456/2000 के अनुसार चपटी स्लैब की मोटाई से कम नहीं होनी चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12.5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, नामन कर्तन प्रतिबल का मान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टाउ बी इक्वल बी अपॉन बी इंटू डी। और यहाँ पे टाउ बी जो है वो नामन कर्तन प्रतिबल है, बी आपका कर्तन बल है, और स्मॉल बी जो है वो आपका धरन की चौड़ाई या वेब की चौड़ाई है, और डी जो आपका वो इफेक्टिव डेप्थ है। अगला क्वेश्चन है, तनन प्रतिबल कंक्रीट के संपीड़न प्रतिबल के अनुपात को व्यक्त करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1/10, यानी कि 1/10। कंक्रीट की तनन प्रतिबल कंक्रीट के संपीड़न प्रतिबल का लगभग 10% होता है, जिसे 1/10 से व्यक्त करेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक स्तंभ की प्रभावी लंबाई 4 मीटर हो और न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या 54.6 mm हो तो तन्यता अनुपात होगा। तो तन्यता अनुपात का फार्मूला होता है प्रभावी लंबाई अपॉन परिभ्रमण त्रिज्या। यहाँ पे हमें प्रभावी लंबाई 4 मीटर में दे रखी है, और जो हमारी त्रिज्या दे रखी है वो 54.6 mm में दे रखी है। तो 4 मीटर को आप mm में कन्वर्ट कर लेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और तो 54.6 से भाग कर देंगे, तो आपको ये राइट आंसर इसका मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 73.26। अगला क्वेश्चन है, आईएस 456 के अनुसार आनमन में कंक्रीट की तनन सामर्थ्य होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 0.7 FCK। इसको आपने न्यूमेरिकल में बहुत इस्तेमाल करा होगा। कंक्रीट के आनमन व विपाटन तनन सामर्थ्य आईएस 516 व आईएस 5816 के अंतर्गत ज्ञात की जाती है, और इसके नॉर्मल रूप से फार्मूला जो है वो यही है, 0.7 √FCK, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन पर mm²। अगला क्वेश्चन है, आरसीसी स्तंभ में अनुदैर्ध्य दंडों का व्यास से कम नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12 mm। आरसीसी स्तंभ में अनुदैर्ध्य दंडों का व्यास 12 mm से 50 mm तक रखा जाता है। 12 mm से कम मोटी छड़ें मुख्य इस्पात के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं, यानी कि जो मेन रेनफोर्समेंट होता है उसके रूप में यूज नहीं करते हम। अगला क्वेश्चन है, इस्पात व कंक्रीट के प्रत्यास्थता मापांकों में m का मान लिया जाता है। तो एक फार्मूला, इसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए। वैसे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 200C/3 सिग्मा CBC। और ये जो हमारी होती है वो आईएस 456/2000 कोड के अनुसार होती है। सिग्मा CBC जो है वो यहाँ पे कंक्रीट का अनुदैर्ध्य प्रतिबल है। अगला क्वेश्चन है, यदि स्तंभ के दोनों सिरे कीलदार हैं तो स्तंभ की प्रभावी लंबाई होगी। अगर हमारे दोनों सिरे फिक्स्ड होते हैं तो हमारी जो प्रभावी लंबाई होती है स्तंभ की वो 0.65 L होती है। अगर एक सिरा फिक्स्ड है, एक सिरा कब्जेदार है, तो हमारी वो लेंथ होती है 0.80, जो कि क्वेश्चन में है। और दोनों सिरे अगर किलकदार है तो जो आपकी इफेक्टिव लेंथ होती है भाई आपकी ओरिजिनल लेंथ होती है। और अगर एक सिरा फिक्स्ड है और एक सिरा पूर्णतः मुक्त है तो जो लेंथ हो जाती है वो हो जाती है 2L। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें दोनों सिरे किलकदार हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, यदि प्रभावी लंबाई और पार्श्व माप के अनुपात का मान 12 से कम है तो स्तंभ होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लघु स्तंभ। स्तंभ जो हमारे होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक लघु स्तंभ होता है, एक दीर्घ स्तंभ होता है। अगर हमारी प्रभावी लंबाई बी और डी का अनुपात 12 से कम है तो हमारा लघु स्तंभ होगा, और अगर हमारा 12 से अधिक है तो हमारा दीर्घ स्तंभ होगा। आरसीसी में मध्यम स्तंभ नहीं होता है, आपका ये स्टील में होता है। स्टील में आपके 3 टाइप के कॉलम होते हैं, शॉर्ट कॉलम, लॉन्ग कॉलम और मिडिल कॉलम आपका। तो दोस्तों आज के वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। दोस्तों अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वहां से जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और आपको स्क्रीन पर भी मिल जाएगा।
अगर आप फेसबुक पेज पर जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक पेज का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको, वहां से जाकर आप सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, जिससे जब भी अगला वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे सबसे पहले। तो आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मन लगाकर पढ़ाई करिएगा।